गुड इवनिंग सर। भाई थोड़ा रुक जा, सर को सामने तो आने दे। मैं भाई अभी से डॉक्टर बनने के लिए गुड इवनिंग डियर्स। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर उधर सूरज निकला क्या? आपने तो बेस्ट है, गुड मॉर्निंग है कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर वहाँ सूरज निकला क्या? तो रजनी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भी कहते हैं। सुबह तो हुई है ना। हाँ बिल्कुल सही। ऐसी बात नहीं है। ये बताओ क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट सर। हाँ बच्चों, आप बताओ अपन ने क्या किया था पहले? गुड मॉर्निंग सर। हाँ चेक करो सर स्पेस ऑटोमेरिज्म 15 सिस्टम पढ़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी लेते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड किया हूँ, देखिए तो थोड़ा सा। अभी भेजे? हाँ क्वेश्चन सेंड किया हूँ IUPAC का। अच्छा देखता हूँ। कबाड़ बना दिए हैं साला हॉस्टल का। ऐसे ही सोचा जब तो हॉस्टल में होते हैं था। भाई स्टेज देखा नहीं था कैसे था। एकदम प्रोफेशनली, एकदम साइज से जमा हुआ। ओह चलो ना। एक घंटा मुझे होगी ऐसी। भाई माइक बंद कर ले रितेश। हाँ बेटा, तो देखो आपने IUPAC नाम भेजा, ये स्ट्रक्चर क्या था? क्वेश्चन बता रहा है तो ये ना नोट कर लेते हैं। आज तो डेट है। अब देखो इसका IUPAC नेम पूछा है आपने, तो देखो इसका IUPAC नेम कैसे बनेगा? रूल फिक्स है आपके। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले R1 का मतलब होता है PP, आपका प्रिंसिपल पेरेंट चेन। और इसके लिए अपने को फॉलो करना पड़ता है पहले फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर आपके नंबर ऑफ कार्बन्स, और फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आप चेक करके देखो, सबसे पहले इसमें फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए मल्टीपल बॉन्ड, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड को टिक कर दो। फिर आता है नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन में अगर देखते हो तो ये वाले दोनों कार्बन यहां से आते हुए आ रहे हैं, तो ये आपका 1 डिग्री यहां से चलना शुरू करो। यहां आने के बाद आपके पास दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। तो अगर आप इधर जाते हो तो दो ही कार्बन आएंगे, लेकिन अगर आप यहां मुड़ जाते हो तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएंगे। तो ये आपका 1 डिग्री से 1 डिग्री की एक लंबी चेन बन गई। तो अब आपकी लंबी चेन का रूल पहले कंप्लीट हो गया, ये PCC बन गया। 1 डिग्री ये चलता है, ये चलता है, यहाँ पे आ गया। अब दूसरा रूल है नंबरिंग। रूल नंबर 2 है नंबरिंग। और नंबरिंग में आप जानते हो कि जिससे प्रायोरिटी लिया है, तो प्रायोरिटी कौन है? डबल बॉन्ड। वो इस सिरे से नजदीक है कि इस सिरे से नजदीक है? तो इस सिरे से लोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और यहां से लोगे तो 1 2 3 और 4 आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी ये नंबरिंग सबसे बेस्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है भैया। अब आपका रूल आ गया। आपके रूल के अकॉर्डिंग 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, WR, 1 डिग्री S, 2 डिग्री S। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले WR, तो 10 कार्बन का हो गया डेक। 1 डिग्री S का मतलब डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया इन। लेकिन इन कितने नंबर पर है? तो आपका इन आ रहा है 4 पर, तो ये हो गया 4 इन। और कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है तो जगह छोड़ दो, कोई भी 1 डिग्री P नहीं है तो छोड़ दो। अब 2 डिग्री P ये है, देखो इनको कहते हैं P। तो ये कहलाते हैं इथाइल, इथाइल, मिथाइल। तो पहले सबसे पहले इथाइल लिखे जाएंगे, कहां पर है? 5 और 6। तो आप लिखोगे 5,6 डाई इथाइल, और उसके बाद 3 के पास है मिथाइल। अब आप चेक कर लो आपका ऑप्शन, जो ऑप्शन इससे मैच कर जाए वो आंसर यस है। तो चेक कर लो, आपका अपना आंसर दिख जाएगा आपको।
बना आंसर? हाँ, 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4 तो बिल्कुल सही है, डेक 4 तो सबने बिल्कुल सही आंसर निकाला। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए सर, यस यस। चलिए सर, अब अपन एंट्री करते हैं। हमने टॉटोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट किया था। फटाफट में टॉटोमेरिज्म को रिपीट करता हूं, फिर अपन नए टॉपिक में एंट्री करेंगे। टॉटोमेरिज्म या चलाव्यता में हमने ऐसे कंपाउंड्स को लिया था जिनमें हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता था, एक पॉलीवैलेंट एटम यानी बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे पर और वापस पहले पर आता था। इसको अपने नाम दिया था चलाव्यता, और इसके कारण फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के दो मौलिक कंपाउंड्स बनते थे, जिन्हें नाम दिया था टॉटोमर्स, जिन्हें नाम दिया था चलावैवी। और इसके लिए शर्त थी, क्या शर्त थी? कि कंपाउंड टॉटोमेरिज्म तभी दर्शाएगा या दिखाएगा जब उसके पास एसिडिक H होगा, पहली शर्त। और दूसरी शर्त थी वो एसिडिक H अपनी जगह छोड़कर स्थानांतरित हो सके। ये दो गुण आपने चेक कर लिए विद मैकेनिज्म, इसको अपने नाम दिया था टॉटोमेरिज्म। और इसके अपन ने एग्जांपल भी देख लिए थे, खूब सारे पेयर भी बना लिए, जैसे अपन ने कीटो इनॉल ले लिया, नाइट्रो के साथ आपने एसी ले लिया, आपने इमीन के साथ इनामिन ले लिया। तो इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जांपल आ गए। उसके बाद आपने इसके अंदर फिर वर्गीकरण किया, और अब की बार वर्गीकरण लिया डायड एंड ट्रायड। तो डायड का मतलब तो ये था कि वो H जिसे अपन स्थानांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, या अपन उसको SHM करवा रहे हैं, या उसका दोलन करवा रहे हैं, तो वो केवल दो ही परमाणु पर जाए, और वो भी पड़ोसी पड़ोसी। तो पड़ोसी पड़ोसी को बोलते हैं 1-2, तो अपन ने नाम दिया था डायड सिस्टम। और अगर आपका H एकल संयोजी परमाणु पहले से तीसरे और तीसरे से वापस पहले पर आए, तो अपन ने नाम दिया था ट्रायड। और एक मैंने एग्जांपल एक्स्ट्रा लिया था, वो था पैरा, जिसे मैंने कहा था स्पेस टॉटोमेरिज्म। इसका मतलब था पहले से चलकर पांचवें पर और पांचवें से चलकर पहले पर। यहाँ पर अपन ने टॉटोमेरिज्म का बेसिक कंसेप्ट खत्म कर दिया। क्लियर? चलिए सर, तो आज अपन इसके आगे एंट्री करते हैं। आज अपनी हेडिंग डाल लीजिए अपनी बी कैटेगरी, और इस बी कैटेगरी का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग डाल लीजिएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है कि नहीं? क्वेश्चन करना क्या करें सर? अच्छा, वो देखने से, वो क्वेश्चन देखने से डर लग रहा था, प्रियंका बोल रही है, लेकिन वो डरना नहीं है। रूल अगर आपके पास है R1 R2 R3, तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं आती बेटा। किसी भी स्ट्रक्चर को देख के घबराओ मत, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, तो अपन ने टॉपिक शुरू किया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी अपना आइसोमेरिज्म का एक भाग कंप्लीट हो चुका है। कौन सा भाग कंप्लीट हो गया? ये कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक, ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन। और इसके अंदर अपन 6 किए थे, 1 2 3 4 5 और 6। अपन ने कर लिया CI, अपन ने कर लिया PI, हमने कर लिया FGI, हमने कर लिया इसके अंदर RCI, और इसके अलावा अपन ने कर चुके हैं मेटामेरिज्म, मध्यवर्ता, और अंत में अपन ने किया था टॉटो यानी कि चलाव्यता। यहां तक अपन सारा कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सारे को अगर आप समझ पा रहे हो तो दिमाग लगाते सारों को निचोड़ निकाले अपन, इनका नटशेल निकालें, इनको अपन एक्सट्रैक्ट निकालें, इनका एक निचोड़ निकालें। तो निचोड़ ये निकला कि जितने भी आपको दिख रहे हैं सबका DU एंड MF सेम था, सबका DU MF सेम, लेकिन अगर चेन में अंतर है तो CI, अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग है तो PI, अगर फैमिली बदल जाए, फंक्शन ग्रुप बदल जाए तो FGI, और अगर फंक्शन ग्रुप के अंदर एक रिंग एक चेन हो तो RCI। और मेटामेरिज्म का मतलब हो जाए कि जिनका DU MF सेम
लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ रेडिकल नेचर बदल जाए तो फिर मेटामेरिज्म। और सबसे लास्ट में टॉटो के टॉटोमेरिज्म में वो कंपाउंड जिनका DuMF सेम लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ गतिक साम्य में हो, और उसका कारण है H का एक स्थान से दूसरे स्थान पर और वापस पहले स्थान पर आना। तो ये हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम एंट्री करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इस स्टीरियो का मतलब समझ लो। जो स्टीरियो वर्ड होता है इसका वर्ड मीनिंग होता है स्पाशियल। स्पाशियल का मतलब होता है इन स्पेस, अर्थात अंतरिक्षीय, और अंतरिक्षीय का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय। इसका मतलब अब हम अपने यौगिक को देखने का तरीका थोड़ा बदल लेंगे, अब उसको त्रिविमीय आधार पर देखेंगे। क्लियर? हाँ बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा है कविता ने कि IUPAC नोमेनक्लेचर भी टेस्ट में आएगा क्या? तो केवल नोमेनक्लेचर ही आएगा बेटा। पूरा नोमेनक्लेचर और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जिसमें अपना सब कुछ आ गया, मूलक आ गए, सारे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आ गया, नाम जितने तरह के नाम है सब आ गया, उस पर आधारित मैं आपको पेपर दूंगा। है कि नहीं? वो सब कुछ आएगा। सर अभी तक जितना पढ़े है वो सब आएगा ना? बेटा ये समावेयता नहीं आएगा। ओके सर। समावेयता से पहले जितना पढ़ा हुआ है। ओके सर। हेलो सर, कॉमन नेम भी आएगा ना? हाँ समावेयता से पहले सब कुछ शुरू की क्लास से लेकर समावेयता के करने तक सब कुछ आएगा। ओके सर। ओके सर। चलिए बेटा, तो अपन शुरू कर। आपने क्या लिखा है? टिल्लू ने लिखा है सर मैंने आपको एक पिक भेजा है, उसका नाम बताओ। अच्छा सर फिर देखता हूँ नाम क्या भेजा है क्या। तो इसमें थोड़ी तो एक IUPAC नाम ये आया मेरे पास, इसको देख लो बेटा एक बार पहले। ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 लगाओ। देखो इसके अंदर रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप को टिक। फंक्शन ग्रुप के बाद वरीयता या प्रायोरिटी आती है, डबल बॉन्ड की या मल्टीपल बॉन्ड की, ये टिक। और देखो ऐसा करते आपको ये सिरा और ये सिरा मिल गया तो आपकी लंबी चेन ये आ गई, बस PCC 3 की बन। इसका मतलब ये बन गया PCC और ये बन गया प्रतिस्थापी। अब इस प्रतिस्थापी को नाम कैसे देते समझना। अगर इस प्रतिस्थापी को ढंग से देखो तो आपका केवल पहले इसका नाम देता हूं, आवाज नहीं आ रहा है। इसका नाम है प्रोप। 2 के ऊपर इन है, 1 2 3, तो प्रोप 2 इन, और आगे इसका सफिक्स लग गया ओइक एसिड। अब पॉइंट आता है सर इसका नाम क्या है, तो आप इसको अगर बाहर निकाल के देखो तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये देखो। अब इस स्ट्रक्चर का नाम कैसे देते हैं? जहां से डैश लगा है वहां से नंबर दो, 1 2 3 4 और ये लगा है OH, तो इसका नाम होगा 4 कार्बन का ब्यूटिल। और इस पे 2 चीजें लगी है, ये तो बना ब्यूटिल, और इस पे लगा हुआ है मेथिल एंड हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी एंड 3 मिथाइल, और इसको कर दो बॉक्स। अब ये बॉक्स यहाँ भी जुड़ जाएगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट कितने नंबर जुड़ा हुआ है? 2 से, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 2 और ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट वाली पूरी चीज इसमें लिख दो, तो आपका आंसर बनेगा 2 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। बस, तो चीज वही की वही है, कोई खास अंतर नहीं, सिर्फ प्रतिस्थापी थोड़ा बड़ा हो गया। तो बड़ा होने पर मैंने कहा था ये कॉम्प्लेक्स यानी संकुल बन जाता है। तो संकुल बनाने का तरीका ये है कि संकुल के अंदर ये ब्यूटिल है, इस ब्यूटिल पे 3 पे हाइड्रोक्सी 3 पे मिथाइल, इसलिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए इसको बॉक्स में या ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसका नाम हो गया 2 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटिल प्रोप 2 इन ओइक एसिड।
इसके बाद एक बच्चे ने क्वेश्चन और दिया है, एक क्वेश्चन है CH3N CH3, ये C CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ये दिया गया है। अब देखो रूल वही का वही सिंपल सा, आपके नियम के अनुसार सबसे पहले गौर से देखो, ये रहा फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन ये भी है और ये भी है। अब दूसरा पॉइंट है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर भी नहीं। फिर आता है इसके अंदर सबसे लंबे कार्बन के नंबर, तो इधर तो एक ही है, इधर एक ही है, इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो आपकी लंबी चेन ये बनेगी। इसका मतलब इनको हटा दो, ये आपका पीसीसी सिलेक्शन हो गया पहला नंबर। अब नंबर दूसरा, रूल नंबर 2 नंबरिंग। तो इस क्रियात्मक समूह को यहां से नंबर दोगे तो 1 2 3, यहां से नंबर दोगे तो 1 2 3, दो तो से बराबर है। फिर अपन इसको प्रतिस्थापी में देखेंगे, तो प्रतिस्थापी भी यहां से 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, तो नंबरिंग कहीं से भी दो, तो आपकी मर्जी है, वहां से नंबर दो, सब जगह से नंबर बराबर है। तो ये आपका नंबरिंग का रूल कंप्लीट हो गया। अब आपके रूल के अकॉर्डिंग देखो, आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, जितने कार्बन है उतने कार्बन का पेंटेन, और ये अमीन लगा हुआ है 2 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 अमीन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटपेंटेन 3 पर अमीन। अब मिथाइल कहां है देखो आप, तो मिथाइल इसके अंदर तो 3 पर है और एक N के पास है, तो अपन लिख सकते हैं N, डाई मिथाइल, और एक 3 के ऊपर है तो 3 मिथाइल। अब चेक करके देखो, एक नाम तो ये बन गया, इसके दो आईयूपीएसी नाम है, तो एक नाम बन गया N डाई मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन। या एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि सारे मिथाइल को एक साथ कर दे, तो अगर सारी मिथाइल को एक साथ कर दे तो अपन लिख सकते हैं 3, N, ये 3 ये N ये N, अब हो गए टोटल 3, तो नाम हो जाएगा ट्राइमिथाइल, और आगे वही का वही नाम आ जाएगा पेंटेन 3 अमाइन। तो चेक कर लीजिए दोनों नाम सही हैं, आपके ऑप्शन में जो लिखा हो वो दोनों में से जो लिख जाए, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, चेक कर लो आपका आंसर बन जाएगा। सर अमाइन कैसे है? अमाइन गिरा राइट, आपको ध्यान होगा पहले फंक्शन लोगों जो लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में आपको ध्यान है पहले 13वें नंबर पे N लिखा था। आप देखो वरीयता श्रेणी जो टेबल बनाई थी मैंने, उसमें अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल और सबसे लास्ट में अमीन लिखा था। अमीन ये फंक्शन ग्रुप हो गया। चलिए सर आप शुरू करते हैं अपना टॉपिक। यस बच्चों, तो शुरू करने जा रहे हैं अपन अपनी केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है अंतरिक्षीय। अब अगर हम इसकी परिभाषा बनाए तो देखो, मैं पहले इसकी परिभाषा इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर इधर मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा, फिर उसका शॉर्टकट कर दूंगा। तो इसकी परिभाषा बनेगी, परिभाषा में लिखेंगे अपन 2 or more organic compounds which are same in BU and MN but differ in spatial, that means 3D spatial arrangement
of atoms or groups are said to be stereoisomers. ये डेफिनेशन होगी इंग्लिश में कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are similar or same in DO and MF but differ in spatial arrangement, स्पेस में लगने का तरीका एटम्स का अलग अलग हो तो वो सारे के सारे कहलाएंगे स्टीरियोआइसोमर्स। हिंदी में अगर मैं एक बात लिखूं तो अपन कहेंगे कि दो या अधिक यौगिक या समावयवी रूप जिनका DU और MF समान हो परंतु परमाणुओं या समूहों का अंतरिक्षीय विन्यास यानी कि अंतरिक्षीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? त्रिविम समावयवी। अब देखो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब आज के बाद अपन कह सकते हैं कि आज के बाद यदि हम कोई भी दो आइसोमर या ज्यादा आइसोमर ढूंढ लें जिनका DU MF समान है लेकिन वो अलग किसमें, वो अलग है अपने अंतरिक्षीय व्यवस्था, अपने लगने के तरीके पर, वो अंतरिक्ष में अपनी व्यवस्था बदले हुए। तो अरेंजमेंट को अपन कहते हैं कि अगर स्पाशियल अरेंजमेंट अलग अलग है तो वो सब के सब स्टीरियो या अंतरिक्षीय आधार पर त्रिविम समावयवी के। अब इसको अगर कोई शॉर्ट करना चाहें तो देखो शॉर्ट क्या बना, देखो इन दोनों का शॉर्ट ये बना कि आज के बाद आपका DU सेम, MF सेम और अब आपका IUPAC नाम भी सेम। अब तक तो क्या होता था कि आपका DU सेम होता था, MF सेम होता था लेकिन ये अलग होता था। अब आज के बाद ये भी सेम हो गया तो आज के बाद ये तीनों तो रहेंगे सेम बट differ in स्पाशियल यानी कि अंतरिक्षीय अरेंजमेंट। ये अगर उसका अंतरिक्षीय विन्यास अलग है तो फिर आज के बाद वो त्रिविम समावयवी होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं, आप कहोगे सर कैसे? तो देखो मैं आपको इसको समझाता हूं, इसका तरीका कैसे, देखो आप समझो। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर अब देखो समझाने के लिए मैंने आपके सामने 4 चौक ले ली। अब समझना, मान लो मेरे पास ये 4 चौक है और इन 4 चौक को अगर मैं हर किसी को कार्बन मान लूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 और ये 4, तो देखो मैंने ये 4 कार्बन ऐसे लगा रखे हैं। ये देखो अब इसका IUPAC नाम सोचो क्या होगा। अब अगर आप इसको देखते हो तो इसका IUPAC नाम, तो देखो इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा सोचो। इस समय ये संरचना आपको दिखा रखी है 2-ब्यूटीन, बहुत बड़ा नहीं, तो देखो ये 2-ब्यूटीन है। तो आपको मैं बताता हूं कि अब तक अपन जो पढ़कर आए हैं संरचनात्मक समावयवता या अपन पढ़कर आए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसमें क्या होता था और इसमें क्या अंतर है। उसमें क्या होता था, हम बॉन्ड तोड़ते थे। हमने देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया और तोड़ के इसको यहाँ लगा दिया। अब आप सोचो अगर मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो देखो इसका IUPAC नाम बदल गया। पहले इसका नाम था 2-ब्यूटीन, अब इसका नाम हो गया 2-मेथिल-1-प्रोपीन। तो सोचो हमने बंध को तोड़ा और बंध का निर्माण किया। यहां से मैंने बंध तोड़ा और यहां से बंध का निर्माण किया, तो ये एक नई संरचना बन गई। तो आज के बाद हमारा DU सेम है, MF सेम है, लेकिन आप चेक करें नाम अलग लगा रहा।
तो इसका मतलब अगर नाम अलग अलग आए तो हम समझते हैं वो संरचनात्मक समावेशता होती है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या होता है, तो इसमें हम IUPAC नाम नहीं बदलेंगे, यानी इसमें कोई बॉन्ड ना तो टूटेगा और ना कोई नया बनेगा। तो फिर क्या होगा, गौर से देखो, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही थी अब ये अंतरिक्ष में आपके सामने यूं आ जाएगी। अब आप गौर से देखो, इस समय आपके सामने इस डबल बॉन्ड के ऊपर ये दोनों व्हाइट चौक एक ही तरफ है, तो हमने इसका नाम दिया है ब्यूटीन 2, लेकिन ये दोनों मैथिल एक तरफ है अंतरिक्ष में, तो हम इसको नाम देने जा रहे हैं सिस यानी समपक्ष। और जैसे ये घूर्णन करेगा, देखो इसे घूर्णन किया, ये चलेगी बैक साइड। अब आप चेक करके देखो, इसका नाम हो गया ट्रांस टू ब्यूटीन। तो सोचो परिभाषा के अनुसार ड्यू सेम, पहले भी ड्यू सेम था, देखो इसका ड्यू था 1 और अब ये यूं हो गया है तो इसका ड्यू अभी भी 1। तो सोचो पहले इसका नाम था 2 ब्यूटीन, अभी भी इसका नाम 2 ब्यूटीन। तो इसका मतलब हम कंपाउंड का ड्यू भी सेम रखेंगे, MF भी सेम रखेंगे और IUPAC भी सेम रखेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में व्यवस्था बदल देंगे। तो अंतरिक्ष में देखो दोनों मिथाइल जहां एक तरफ थे हमने उसको पलट कर दिया होता है। इसका मतलब ये त्रिविम समावेशता का एक एग्जांपल हुआ। ठीक इसी तरीके से मान लो मेरे पास 4 तरह की बॉन्ड्स हैं, देखो अब देखो मैंने कलर चेंज कर दिया। ये मान लो मैंने एक sp3 कार्बन के ऊपर ये स्थिति ले ली, देखो मैंने ये देखो, अब ये देखो मेरे पास एक चतुष्फलक की संरचना दिखाई दे रही है। अब आप सोचो इस समय अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो सोचिए इस समय आपके पास ये पिंक कलर की चौक और ये आपकी व्हाइट कलर की चौक पेपर के प्लेन पर आ रही है, लेकिन चेक करके देखो ये ब्लू, और इसको मैं कलर और चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं मैं हरा चौक, ये लो सर ये हरा चौक मैंने पीछे लगा दिया। तो देखो चारों संयोजकता का अंतरिक्ष में व्यवस्था अलग अलग है। नीली वाली चौक आपकी तरफ आ रही है, हरी वाली चौक पीछे जा रही है और सफेद वाली चौक और पिंक वाली चौक एक ही प्लेन पर है। इसका मतलब इसका IUPAC नाम जो भी है वो यही रहेगा। अब सोचो मैंने इसको अंतरिक्ष में घुमा दिया, अब अगर मैंने इसको अंतरिक्ष में घुमा दिया तो देखो ये वाली चौक अब आपकी तरफ आ गई, यानी ये जो व्हाइट पहले पेपर के प्लेन पे थी वो आपकी तरफ आ गई, हरी वाली चौक ने अपनी स्थिति बदल ली और देखो ये ब्लू वाली चौक पीछे चली गई। तो सोचो आपने DU सेम रखा है, MF सेम रखा है, नाम सेम रखा है, लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं या उसके समूहों को आपने बदल दिया, तो ये कहलाएगा त्रिविम समावेशता। क्या मैं हो करूं, पहले परिभाषा समझ में आ गई? क्लियर भाई? एक बार और फिर करूं? देखो बहुत सिंपल है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि 2 or more than 2 organic compound structures which are similar in DU and MF but they having difference in their spatial arrangement। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे समावेगी रूप जिनका माइक बंद करो बेटा, माइक बंद, तो जिनका DU सेम है लेकिन उस पर लगे हुए परमाणुओं या समूहों का परस्पर अंतरिक्ष विन्यास भिन्न भिन्न है, उनके अंतरिक्ष में लगने का तरीका अलग अलग। इससे क्या होगा, वो अंतरिक्ष भिन्नता ले लेंगे लेकिन वो DU में सेम रहेंगे, MF में सेम रहेंगे और IUPAC में भी सेम रहेंगे। यानी हमने अपनी डेफिनेशन बता दी, अब हमें सारे एग्जाम्पल में यही चीज ढूंढनी है और ये मैं आपको बताऊंगा जगह जगह पर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हेडिंग डाल दो। सबसे पहली हेडिंग है अपनी ज्यामितीय समावेशता, ये लिखिए से हटा देना। तो सबसे पहली समावेशता शुरू करने जा रहे हैं अपन ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए साहब सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं नंबर 1 और इसका नाम है GI यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इसका नाम है ज्यामितीय समवेतता। अब इस ज्यामितीय समवेतता की परिभाषा क्या बनेगी, देखो आप
परिभाषा बनेगी टू स्टीरियो आइसोमर्स, टू स्टीरियो आइसोमर्स। और देखो इसकी डेफिनेशन अभी अपन जस्ट देकर आए, तो इसकी डेफिनेशन के अपन थोड़ी देर पहले क्या दी थी, ऐसे कंपाउंड जिनका डीयू, जिनका एनएफ और जिनका आईयूपीएसी नेम सेम हो बट डिफर इन स्पाशियल अरेंजमेंट। तो आपकी डेफिनेशन में अपन देखेंगे कि टू स्टीरियो आइसोमर्स which are differ in spatial arrangement of atoms or groups due to RR। इस RR का मतलब है restricted rotation, are said to be geometrical isomers। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो परिभाषा बनी कि दो त्रिविम समावयवी रूप। अब आपको वैसे त्रिविम समावयवी कौन होंगे, तो त्रिविम समावयवी होते हैं जिनका डी सेम होता है, एमएफ सेम होता है, आईयूपी सेम होता है, लेकिन वो अपने अंतरिक्षीय विन्यास या अंतरिक्षीय व्यवस्था में भिन्न होते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है कि जो अपने अंतरिक्षीय विन्यास में भिन्न हो, लेकिन उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है प्रतिबंधित घूर्णन अक्ष। तो इस आर का मतलब होता है प्रतिबंधित घूर्णन, जिसके कारण ये अलग है। तो आपकी परिभाषा बनकर तैयार हो गई कि आज के बाद हम जितने ज्यामिति समावयवी देखेंगे वो सबके सब इसमें सेम होंगे, इसमें सेम होंगे, इसमें सेम होंगे, लेकिन अपने परमाणुओं की व्यवस्था में अलग अलग होंगे। और उस परमाणु की व्यवस्था के अलग होने के पीछे रीजन, कारण कौन होगा, ये कारण जिसका नाम है आर आर, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब पॉइंट आता है सर ये आर आर क्या है, तो इस आर आर को बहुत आसानी से समझो। देखो आर आर का मतलब है प्रतिबंधित घूर्णन। आपको वैसे नहीं प्रतिबंधित घूर्णन कैसे है तो मैं समझाता हूं। देखो आपको प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब है, जैसे देखो सोचो मेरे पास ये मेरा एक छोटा सा मास्क है, देखिए दिख रहा है आपको। अब इस मास्क में मैंने क्या किया, एक एक्सेस लेके इसमें डाली और इसको घुमाना शुरू कर दिया। देखिए अब आप सोचो ये सिंगल एक्सिस है, यानी ये एक अक्ष है, और इसमें मैं जिस समूह को भी लगा रहा हूं वो समूह देखो कोई अड़ नहीं रहा है, देखो आराम से घूम रहा है। तो इसको कहते हैं मुक्त घूर्णन। ये कहलाता है आपका फ्री रोटेशन। आप देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं, समझना। डायग्राम से समझने का तरीका ये है कि मान लो मेरे पास दो इस तरह की स्ट्रिप्स हैं, दो इस तरह की पट्टियां हैं। ये देखिए आप, एक पट्टी का नाम है ए, एक पट्टी का नाम है बी, और मैंने क्या किया इन दोनों के बीच में एक अक्ष डाल दिया, एक ऐसे करके एक रॉड डाल दी। अब आप सोच के देखो अगर मैं इस रॉड को घुमाऊं, ये मेरी उंगली की तरह थी, इसको घुमाया मैंने, तो घुमाने पर आप नोट करो कि ए और बी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे और ये आराम से मुक्त घूर्णन करेंगे। तो इस घूर्णन को हम नाम देते हैं फ्री रोटेशन। ये कहलाता है मुक्त घूर्णन, मुक्त घूर्णन। लेकिन ये मुक्त घूर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो कौन सा घूर्णन है, प्रतिबंधित। अब प्रतिबंधित का मतलब क्या समझो आप, प्रतिबंधित घूर्णन में आपने फिर ये दो स्ट्रिप ली, ये देखो ये आपकी ए और ये आपकी बी। अब की बार आपने दो रॉड्स डाल दी और अब आप सोचो क्या अब आपका ये दोनों ए और बी पट्टियां या पटकड़ियां या इनको कहते हैं स्ट्रिप्स,
क्या इजीली घूम पाएंगी क्या? तो आप कहोगे नो। इसका मतलब अब आप समझ पा रहे हो कि इन दोनों अक्ष पर हम इनको घुमाने की कोशिश करेंगे तो इसकी तरह ये घूर्णन नहीं कर सकती। अगर मैं जोर लगाया तो इतना जरूर हो सकता है कि हम इसको मोड़ के विपरीत ले जाएं तो एक के विपक्ष में भी चला जाएगा और ये बॉन्ड मुड़ जाएगा, लेकिन उसके आगे मोड़ना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में इस घूर्णन को हम नाम देते हैं आर आर। ये प्रतिबंधित घूर्णन ये। तो आप पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसकी कंडीशन के साथ इसको समझाने का काम शुरू करूंगा। पहले नोट कर लीजिए इसको। हेलो सर। हेलो सर जी। हाँ बेटा। हेलो सर। पता नहीं सर, मैं लेफ्ट हो गई थी। आप जब स्टीरियो आइसोमर का वो हिंदी में डेफिनेशन लिखवा रहे थे ना, फिर उसके बाद आपका वीडियो अटक गया था और आ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद आप जो भी बताया वो मेरे को नहीं पता है सर। देखो मैंने बहुत सीधी सी भाषा बोली है। मैंने आपको ये बोला था, पहले मैं पानी पी लूं एक बार। हाँ सर, बिल्कुल पी लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, बस धन्यवाद। अब मैंने जो परिभाषा बोली थी वो ये बोली थी कि त्रिविम समावयवी का मतलब है ऐसे दो या दो से अधिक समावयवी रूप जिनका ड्यू सेम हो, जिनका एमएफ सेम हो और जिनका आईयूपी सेम हो, लेकिन उस पर लगे हुए परमाणुओं या समूहों का पारस्परिक अंतरिक्षीय विन्यास या व्यवस्था भिन्न। और वो कैसे होगा वो मैं भी आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो अभी मैं त्रिविम समावयवता की परिभाषा बार बार बोलूंगा, बहुत बार आएगी बेटा, तो आपका छूट भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो जाएगा। तो देखो अभी जैसे मैंने आपको उस त्रिविम के अंदर ज्यामिति शुरू कराई है और ज्यामिति समावयवता मैंने आपको परिभाषा दी है कि ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी अंतरिक्ष में व्यवस्था या अरेंजमेंट बदल रहा है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों बदल रहा है? तो उसका रीजन है ये आर आर एक्सिस के कारण या आर आर रोटेशन के कारण, तो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। अब पॉइंट आता है प्रतिबंधित घूर्णन क्या है? तो प्रतिबंधित घूर्णन जो कि आसानी से घूमने ना दे, लगे हुए समूह को आसानी से बदलने नहीं दे। तो मैंने भी इसकी तुलना करवाई कि मुक्त क्या होता है और प्रतिबंधित क्या होता है। तो मुक्त तो वो होता है कि अगर हम सिंगल बॉन्ड रखें और दोनों समूहों को घुमाएं तो मुक्त रूप से वो अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे, तो ये कहलाता है मुक्त घूर्णन, लेकिन ये इसका भाग नहीं है। तो फिर प्रतिबंधित घूर्णन क्या है? तो यदि हमने दो बॉन्ड बना दिए, यानी ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर, तो अगर हमने डबल बॉन्ड डाल दिया तो अब इनका घूमना संभव नहीं है, ये प्रतिबंधित घूर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसके आगे का कार्य। हेलो सर। सर थोड़ा साइड हो जाइए ना, स्नैपशॉट मिल रहा है मेरे को। नोट करो। हो गया स्नैपशॉट? हाँ सर। चलिए साहब, तो अब देखो मैं समझाता हूँ इसके अंदर आपको शर्तों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को कहाँ मिलेगा। ये देखिए बेटा, तो अब मैं आपको देने जा रहा हूँ आर आर टाइप्स, यानी कि आपके प्रतिबंधित घूर्णन के प्रकार। तो प्रतिबंधित घूर्णन के प्रकार आपको मिलेंगे नंबर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो ये होगी वो डबल बॉन्ड की अक्ष, जो दो बॉन्ड मैंने ऐसे डाले, दो रॉड डाली थी, वो दो रॉड ये। अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला आपका रोटेशन आर कहलाएगा। नंबर दूसरा कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अगर आज के बाद आपका नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो भी कहलाएगा आर आर एक्सिस, ये कहलाएगी आर आर अक्ष, इसको भी कहेंगे आर आर एक्सिस। और इसी तरह से तीसरे नंबर पर यदि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसको भी बोलेंगे आर आर एक्सिस। और नंबर चौथे पर साइक्लो, यानी कि चक्र या चक्रीय, यानी कि वलय, कोई सी वलय ले। तो आज के बाद ये चार
आपके लिए आर आर एक्सिस हो गए। तो आज के बाद हम जितने ज्यामिति समावयवी करेंगे उन सभी ज्यामिति समावयवियों में इस अक्ष का या इस अक्ष का या इस अक्ष का या इस अक्ष का होना जरूरी हो गया। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट नोट कर दिया कि आर आर एक्सिस आपके कोर्स में कौन कौन दर्शाएंगे। तो आर आर एक्सिस दर्शाने वाले हो गए आपके नंबर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हो गया कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर हो गया आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर हो गया आपका कोई भी चक्रीय भाग। अब आपको मैं करवाने जा रहा हूं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो नोट कर लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट पार्ट कर लिया तो आज तक जीआई पर जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। मतलब आपको कुछ भी जीआई करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 2 लाइनें भी ढंग से पढ़ ली तो भी आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। वो 2 लाइनें क्या है देखना इंपॉर्टेंट। ये हम लेने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ जीआई, अर्थात ज्यामितीय समावयवता की शर्तें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 शर्तें हैं। जिस बच्चे को ये 2 शर्तें पूरी समझ में आ जाए वो जीआई का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो वो 2 शर्तें क्या है देखो। नंबर 1 शर्त, सबसे पहली शर्त, कंपाउंड और आइसोमर should have R axis। ये हमारी पहली शर्त है। क्या शर्त है कि यौगिक या समावयवी में आर आर अक्ष होनी चाहिए। इसका मतलब आज के बाद सबसे पहली शर्त आप ये ढूंढोगे। और आर एक्स कौन सी है, ये आर एक्सिस। तो आज के बाद कोई भी कंपाउंड जो जीआई दर्शाएगा उसमें सबसे पहले तो आप इन चारों में से कोई एक चीज ढूंढोगे। आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाए तो आप शुरू हो जाना कि हाँ संभावना है। कार्बन नाइट्रोजन दिख जाए तो भी संभावना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिल जाए तब भी संभावना है। और अगर चक्र या साइकिल मिल जाए तब भी संभावना है। लेकिन अभी संभावना बोल रहा हूं, यस नहीं कहा। यस करेगा आपकी दूसरी शर्त। और वो दूसरी शर्त क्या है, 2 आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप और सब्सिक्वेंट should not present at same carbon। इसका क्या मतलब है मैं लिख देता हूं। इसका मतलब है 2 समान प्रतिस्थापी एक ही कार्बन पर नहीं होने चाहिए। पहले शर्त लिख लीजिए, फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं दोनों को। तो पहले ये दोनों शर्तें एक बार अच्छी तरह से लिख लो, समझ लो, देख लो, फिर मैं इनको 1 बाय 1 समझाऊंगा। सर एक बार आर टाइप को इंग्लिश में समझाइए ना। आर टाइप है ना बेटा। आर टाइप का मतलब होता है दैट मींस compounds which contain restricted rotation axis, that is R type. If carbon contain double bond, that is R axis. If carbon nitrogen contain double bond, that is also R axis. If nitrogen contain double bond, that is also R axis. And if cyclic part is present, then it behave like a R axis. तो आज के बाद GI के लिए जो हमें R axis चाहिए वो इन 4 के पास मिलेगी। इसीलिए हमने 2 शर्तें लिखी हैं कि जीआई दिखाने वाला यौगिक या समावयवी या कंपाउंड
या आइसोमर दो शर्तों की पालना करना चाहिए। पहली शर्त कि वो कंपाउंड जीआई दर्शाएंगे जिनके पास इन चार में से कोई एक फॉर्म हो। दूसरी पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं कि इन एक्सिस में दो कोई भी समान समूह या कोई भी दो समान प्रतिस्थापी या कोई भी दो ग्रुप एक जैसे एक ही कार्बन पर नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैं समझाता हूं। देखो उदाहरण के तौर पे जैसे ये एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल में मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया A, यहाँ लिख दिया मैंने B, यहाँ लिख दिया मान लो मैंने A और मैंने यहाँ पर भी A लिख दिया। तो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो कि अभी अंतरिक्ष में ये तो हो गई RR एक्सिस जो हमारी पहली शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त जो पूरी नहीं हो रही, कौन सी? एक ही कार्बन पे दो सेम आ गए। अब आप कहते हो सर दो सेम आने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, सोचिए अगर जब मैं इसको घुमाऊंगा तो घुमाने पर क्या होगा, ए और बी को रोककर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो जब ये घूमेगा तो ए ऊपर रहेगा, ए नीचे आएगा। तो सोचो अंतरिक्ष में इस ए के सामने पहले ए था, आपने घुमा दिया तब भी ए के सामने तो ए आया, तो आपकी अंतरिक्ष व्यवस्था कब बदली? इसका मतलब स्पाशियल अरेंजमेंट नहीं बदला, तो फिर वो जीआई शो नहीं कर सकता। जीआई दिखाने के लिए आपका आर एक्सिस तो हो ये ना, लेकिन साथ ही साथ एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए, और ये दोनों सेम हो गए तो फिर वो जीआई शो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जीआई का एग्जिबिट करने वाला एग्जांपल नहीं है। अब कौन सा एग्जांपल हो सकता है? जैसे देखो मैंने डबल बॉन्ड बनाया, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। अब देखो आपकी दोनों शर्तें पूरी हो गई। आप चेक करके देखो आपके इस कंपाउंड में आर एक्सिस प्रेजेंट है, देखो ये इन चारों में से कोई एक ही, पहली कंडीशन पूरी। अब दूसरी कंडीशन, इस कार्बन में देखो दो नहीं, चारों में देखो दो, तो इसका मतलब two identical atoms of a group or substituent should not मत कीजिए, माइक ऑफ रखिए, यस। अब आप चेक करके देखो आपकी सेकंड कंडीशन है कि एक ही कार्बन पे दो डिफरेंट होने चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। आप कहोगे सर क्यों? तो सोचो अभी इस समय इस ए के सामने ये ए है, तो इसकी अंतरिक्षीय व्यवस्था, इसका स्पाशियल अरेंजमेंट ये बता रहा है कि स्पेस के अंदर ए के सामने ए है। अब आप सोचो मैंने इसको एक रोटेशन देके ऊपर कर दी, तो जब मैंने इसको रोटेशन दिया तो सोचिए दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। देखो तो देखो ये आपका ए यहाँ पर है, ये आपका बी यहाँ पर है, हमने इन दोनों को कर दिया फिक्स। अब इसको जब घुमाया तो ये बी यहाँ पर आ गया और ए नीचे आ गया। अब आप चेक करके देखो पहले ए के सामने ए था, अब ए के सामने बी हो गया, तो आपकी डेफिनेशन सही हो गई कि कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग सेम डीयू, सेम एमएफ बट एग्जिबिट डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ड्यू टू आरआर। इस आरआर के कारण इसने अपनी अंतरिक्षीय व्यवस्था बदल दी, इसीलिए ये दोनों जीआई के लिए यस होंगे। अब आप सोचो आपकी कंडीशन क्या हो गई कि आज के बाद जब भी हम जीआई के क्वेश्चन, अभी खूब सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अपन टाइप भी करने जा रहे हैं, और हर बार जब जब अपन जितने क्वेश्चन करेंगे ये चीज रिपीट होगी। अब इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में डालो। अब मैं सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे कर दूं। आज के बाद जितने जीआई के क्वेश्चन होंगे उनमें ये दो शर्तें बार बार चेक की जाए। तो चलिए इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर अपना शुरू करते हैं। सर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो? बेटा क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो ना? हाँ, अब अपन इसका माइक बंद कर लो।
माइक बंद कर लो यार। किसके घर में तोड़ा फोड़ी चल रहा है? यार हाँ, एक सर आप वहां से बंद कर दीजिए। सर आप अपने साइड से बंद कर दीजिए, बोल रहा हूँ। उसको बंद करना था, उसको खोलते हैं ना तब का। अच्छा उस तरीके में बॉल जहाँ से वो पानी निकल रहा है। अच्छा ठीक है, नीचे बॉल होता है ना, बॉल के हल्का सा बॉल हल्का नीचे आता है, सेफ तो लेना अगर में आ जाए तो। और दूसरी बात, सर की क्लास के बाद मैं पैक करके निकलूंगा अभी घर से लूंगा, इसीलिए मैं सर आप अपनी सर आवाज नहीं आ रही किसी माइक की। म्यूट कर दीजिए ना। सर अभी भी नहीं आ रही है। 8 महीने से निकला। टर्निंग पॉइंट कौन है वो बंद कर दे माइक। पापा ने कह दिया, पापा का भी कराया मैंने। तो सुबह उसी में अरे से क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग। उनका पार्टिसिपेंट नहीं यस डियर, अब मेरी बात सुन लो। अब सब बंद हो गए, अब मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुनो, ठीक है ना? यस, अब सिग्नल चेक करने शुरू करो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बन एंड कार्बन एक्सिस। सबसे पहले लेने जा रहे हैं कार्बन कार्बन एक्सिस। तो कार्बन कार्बन एक्सिस के अंदर अपन सबसे पहले लेंगे सिस ट्रांस, यानी कि समपक्ष, विपक्ष, समावेता। सर वीडियो रुक रुक कर आ रहे हैं। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, रुक रुक कर आ रहे हैं। यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। रुक सर क्लियर नहीं दिख रहा, अटक रहा सर है। क्लियर नहीं है। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। कुछ क्लियर नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति सर रखो भाई, बोर्ड सुन ले यार सर। भी क्लियर नहीं है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। वीडियो ऐसे करोगे तो एक सेकंड में सॉल्व होगा। सब लोग क्या है? अच्छा नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बन कार्बन एक्सिस, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, अब की बार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेने जा रहे हैं। ये हमारी पहली शर्त जो मैंने पढ़ी थी वो है। अब देखो शुरू कैसे करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग समझ लो। सबसे पहला शब्द है सिस। ये सिस लिया गया है फॉर सेम साइड। सिस का मतलब होता है सेम साइड। इसका मतलब अगर आपके दो समान प्रतिस्थापी, दो समान समूह एक ही तरफ आ जाएं, किसके एक तरफ आ जाएं? सेम साइड एट आर आर एक्सिस। तो आज के बाद अगर आपका कोई भी दो ग्रुप, दो सेम ग्रुप एक ही तरफ आ जाए तो उसको बोला जाएगा सिस, यानी कि समपक्ष। आप कहोगे कैसे, तो समझना, आपने जैसे उदाहरण के तौर पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्सिस बनाया, आप देखो ये ना। अब आप सोचिए, आपने इस पे लगाया ए और आपने इस पे भी लगाया ए, तो यहां लगा दिया आपने बी और यहां लगा दिया बी। तो सबसे पहले तो चेक करो क्या ये आपकी शर्तें पूरी कर रहा है। तो अब शर्तें रिपीट करते हैं। पहली शर्त, कंपाउंड शुड हैव आर एक्सिस।
तो सबसे पहले चेक किया करो कि आर एक्सिस है कि नहीं, तो आपने कहा यस है। अब दूसरी शर्त, एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए। तो दोनों शर्तें जैसे आपकी यस हो गई, आप समझ जाओ जीआई का चेक करना है। अब आप चेक करके देखो, आपका ए और ए इस एक्सिस पर एक ही साइड है, तो इस कंपाउंड को बोला जाएगा सिस। अब आप चेक करो दूसरा शब्द है ट्रांस। हेलो सर। बेटा देखो पहले पूरा करने दो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। अब आता है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है विपक्ष। सर बोर्ड प्लस दिख रहा है। बेटा ये अपने उसको सही करो बेटा, वीडियो सही करके देखो एक बार। सभी लोगों का हो रहा है इसी से। सर सबके हेलो सर। सब कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। सर बोल रहे हैं उसको सुन। नहीं सर, सब ब्लर आ रहा है। बेटा बोर्ड दिख रहा है, सर बोर्ड दिख रहा है बट ब्लर आ रहा है। यस सर, सबको ब्लर दिख रहा है। सबको ब्लर दिख रहा है। यस सर। केवल यस तो नहीं दिख रहा मेरे को लगता है। हेलो सर, साउंड क्लियर नहीं आ रही है एंड दिख भी क्लियर नहीं रहा है। अच्छा एक बार बेटा एक बार वापस चेक करो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? अभी आ रही है। आपकी वॉइस क्लियर आ रही है बट बोर्ड थोड़ा ब्लर है। वो थोड़ा ब्लर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? सर हां एक बार बोर्ड मेरे में तो बहुत ही ज्यादा ब्लर है। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अरे ब्लर है। सबका वही हाल है, मेरा तेरा कुछ मत। ब्लर दिख रहा है? एक बार देखते हैं। बोल बोल के समझाओ सर। यार बाकी सबके कॉमर्स के भाई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत किया कर। यार सही तो आ रहा है, इसमें तो सही आ रहा है, कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा। आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है आगे कैसे? मुकेश अंबानी सबका जियो बंद कर दिया लग रहा है। नहीं, मेरा एयरटेल है पर। मेरा भी एयरटेल है। तो मेरे घर पे वाईफाई लगा, फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा। सर संजय सर जो स्क्रीन से पढ़ाते हैं उसको पढ़ाया करो ना। वीडियो और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चांद सैटेलाइट के सामने आ गया क्या? बादल छाया हुआ है सर इधर। हाँ हाँ सर, और बारिश भी हो रही थी। पक्का चांद सैटेलाइट के सामने आ गया इसी। सर वेदर की वजह से इशू हो रहा होगा। सर हाँ ये भी है। सैटेलाइट के सामने चांद नहीं आ सकता भाई कभी। कौन? लेकिन सैटेलाइट तो चांद के पीछे जा सकता है। यस आ रही है आवाज मेरी? सर आवाज साउंड आ रहा है बट बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड इज नॉट क्लियर। सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। बोलोगे तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाते सारे। चैट बॉक्स आ गया। हाँ बेटा चैट बॉक्स पे जो भी करना है आप चेक कर लो, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आपका साउंड क्लियर है लेकिन साउंड क्लियर है लेकिन बोर्ड क्लियर नहीं है सर। हाँ सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। सिंपल। हाँ सिंपल वही तो है। छुट्टी दे दो सर। वैसे भी सबसे आसान छुट्टी दे दो। नहीं छुट्टी नहीं। हाँ ऐसा हाँ वो सही बोल है। रहा है ना। सर स्टोरी सुना दो सबसे अच्छा। मेरे को नहीं चाहिए छुट्टी। मेरे को भी। मेरे को भी। हमें भी नहीं चाहिए बट वो वैसा बोल रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है? यस सर। वो सर दिख तो रहा है बट सर क्लियर दिख नहीं। तो रहा है बट ब्लर दिख रहा है। दिख भी सुनाई भी दे रहा है बट क्लियर नहीं दिख रहा है। माते चुप रहो यार। क्लियर कर दूं फिर अपन फ्री करेंगे, पहले एक बार टॉपिक देख लो एक बार। Yes, मैंने sir. आपसे
पे आपका पहला केस मैंने यूज किया है GI इन कार्बन कार्बन एक्सिस। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हमारी RR एक्सिस है। अब हम इसमें सिस्टम ले रहे हैं दो, सिस एंड ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड एट RR एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है समझिए बेटा, मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल लिया, तो आप चेक करके देखो पहली शर्त कार्बन कार्बन के बीच में RR एक्सिस है, पहली शर्त क्लियर हो गई। दूसरी शर्त एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं आने चाहिए, एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं आने चाहिए। अब यदि इस एक्सिस पर दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो जाए तो इस एग्जांपल को बोला जाएगा सिस। और अब आप सोचो इसी एग्जांपल को हम क्या करें, अब की बार इस एग्जांपल में इस A और B को तो रोक दो और नीचे वाले A B को टर्न कर दो 180 डिग्री से। तो सोचिए अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर आपका A, यहाँ पर आपका B और यहाँ पर जो पहले A था वो मुड़ के इसके ऑपोजिट हो गया, देखो और ये आपका B। तो चेक कीजिए इस समय आपकी शर्तें चेक करो, तो RR एक्सिस है, एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं है, लेकिन जो सेम है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आज के बाद ऐसा एग्जांपल हमारा ट्रांस कंपाउंड कहलाएगा। तो अब आप चेक करो, आपकी देखो डेफिनेशन बन गई। अब डेफिनेशन क्या बनी कि टू स्टीरियो आइसोमर्स which are similar in DU, which are similar in MF, which are similar in IUPAC name, but they are differ in their spatial arrangement due to RR axis। अर्थात आपके ये दोनों समावयवी रूप DU में भी सेम है, MF में भी सेम है, IUPAC नेम में भी सेम है, लेकिन RR एक्सिस के कारण ये अपनी अंतरिक्षीय व्यवस्था बदल रहे हैं, इसीलिए दोनों कंपाउंड को हम GI के नाम से जानते हैं, ये कहलाएंगे GI। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं समझना। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2-ब्यूटीन, देखो ये एग्जांपल मैंने ले लिया, पेपर में ऐसा लिखा हुआ आएगा ये 2-ब्यूटीन, या फिर पेपर में लिखा हुआ आएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। दोनों में से कुछ भी आ जाए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे समझना। नंबर 1 सबसे पहले कार्बन कार्बन एक्सिस, ये रही, इसके ऊपर अपने ग्रुप्स को लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर लगाया CH3, यहाँ पर लगा H, यहाँ पर लगाया CH3, यहाँ पर लगा H, और दूसरा फॉर्म जो अपन बना रहे हैं इसके अंदर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3, ये आपका H, इसको हमने पलट दिया तो यहाँ आ गया आपका CH3 और ये आ गया आपका H। अब आप गौर से देखो इस समय दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इनमें दोनों शर्तें पूरी हो रही है। पहली शर्त कार्बन कार्बन के बीच में RR एक्सिस है, पहली शर्त यस। दूसरी शर्त एक ही कार्बन पे दोनों अलग अलग हैं, एक ही कार्बन पे दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब GI की शर्तें पूरी हो गई। और अब अपन देखते हैं इस एक्सिस पर आपके दोनों मिथाइल एक ही तरफ है तो इसका नाम होगा सिस, और ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इसका नाम होगा ट्रांस। तो अब देखो इस कंपाउंड का नाम हो गया सिस ब्यूट-2-ईन और इसका नाम हो गया ट्रांस ब्यूट-2-ईन। तो आप देखिए इस समय आपकी डेफिनेशन बहुत इजी हो गई, आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ ढंग से समझना। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अब आपने जो शुरू में पढ़ा था वो सारी चीज वापस आ गई। आज के बाद कोई भी दो समावयवी रूप ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब कहलाएंगे जब उनमें RR एक्सिस पर लगे हुए ग्रुप अपनी अंतरिक्षीय व्यवस्था बदल लें। तो शर्तें भी देखो दिखाई दे रही है, कंपाउंड के पास RR एक्सिस है, कार्बन के पास दो सेम ग्रुप नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में इनमें व्यवस्था बदल गई। तो अगर सेम ग्रुप एक तरफ आ जाए तो सिस यानी समकक्ष, और अगर ऑपोजिट आ जाए तो अपन कहेंगे ट्रांस यानी कि विपक्ष। तो बहुत ही छोटा और सिंपल सा एग्जांपल हमने इस सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म में एक लिया। अब एक बार इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं आपको इसका सेकंड एग्जांपल कराऊं। हेलो सर, हेलो सर, हाँ बेटा, इससे क्वेश्चन का
इससे क्वेश्चन कैसे आएगा सर? अभी आएगा पहले कंसेप्ट सीख लो, फिर इसका कंसेप्ट में क्वेश्चन में यूज करूंगा अभी। पहले सर से साइड प्लीज। पहले ओके कंसेप्ट। सर, ओके सर। हाँ सर साइड प्लीज। हाँ बेटा, क्वेश्चन इसका बहुत ही इजी आएगा, पहले डन बेसिक सर। से दिमाग बिठा लो। यस, अब देखो इसका मैं एग्जांपल फिर लेता हूँ चेंज करके। सर सिस और ट्रांस आयुपेक नेम में नहीं आएंगे ना, वो सिर्फ आइसोमर में। होगा आज के बाद आयुपेक नेम इसका सिस एंड ट्रांस के साथ आएगा। ये देखिए बेटा, अब आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया C2, मैंने लिख दिया H2 और मैंने लिख दिया Cl2। देखो ये इस समय एग्जामिनर ने मेरे को दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ड्यू निकालना आपको आता है। अगर आप इसका ड्यू निकालोगे देखो तो आपको इसका ड्यू मिलेगा 1। इस ड्यू 1 का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यदि मैं इसको अंतरिक्ष में खोलूं तो देखो जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अंतरिक्ष में खुलेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अब मैं इसके 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो 3 इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है, मैं तीनों बना रहा हूं। देखो आपके सामने पहला स्ट्रक्चर Cl Cl H एंड H, दूसरा स्ट्रक्चर H H Cl एंड Cl, तीसरा स्ट्रक्चर H H Cl एंड Cl। अब आप देखो मैंने बना दिया A, मैंने बना दिया B, मैंने बना दिया C। इसके 3 स्ट्रक्चर बन गए, लेकिन आप चेक करके बताओ इनमें से कौन सा वाला स्ट्रक्चर GI शो नहीं कर सकता? एक आप देखो ये आपकी कंडीशन। अब आपकी कंडीशन सोचो, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इन 3 में से कौन GI का पार्ट नहीं है, तो आप A को मना कर दोगे। अब A को मना क्यों करोगे? आप कहोगे इसमें RR एक्सिस तो है लेकिन एक ही कार्बन पे 2 सेम आ गए, तो सबसे पहले बच्चे को शर्तें आनी चाहिए। इस शर्त को देख के आपने इसको कैंसिल कर दिया, साहब ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा। पहली शर्त कंप्लीट। अब बच गए आपके दोनों के दोनों कंपाउंड। अब आप गौर से देखो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस समय ये कंपाउंड आपकी पूरी 2 शर्तें पूरी कर रहा है। RR एक्सिस भी है और एक ही कार्बन पे 2 सेम नहीं है। देखो ये वाला भी पूरी शर्तें दोनों कर रहा है। देखो RR एक्सिस भी है और दोनों सेम नहीं है। अब आप डिसाइड करो इसमें से सिस कौन है और इसमें से ट्रांस कौन। बी वाला ट्रांस है, बी वाला सर, बी सीस है और ये ट्रांस है और सी वाला ट्रांस है। जबकि ये कैसा हो गया? ट्रांस। अब देखो आपकी डेफिनेशन बन गई कि ये दोनों आज के बाद कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। परिभाषा फिर रिपीट करता हूं, फिर रिपीट करके आ रहा हूं। आज के बाद GI कौन है? ऐसे 2 समवर्गी रूप जिनका DU सेम हो, जिनका MF सेम हो, जिनका IUPAC नेम सेम हो, लेकिन अंतरिक्ष में उनका विन्यास, अंतरिक्ष में उनके परमाणुओं की व्यवस्था इस RR एक्सिस के कारण बदल जाए तो दोनों कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बहुत ही हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए सर आप इसका DU निकाले तो हेलो सर बनाएगा। देखो कैसे, ये दोनों Cl H के बराबर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे H में, तो फॉर्मूला बनेगा C2 सर। हाँ तो DU1 आ गया। हाँ तो अपना सही आंसर। अब आप सोचो, हाँ। अगर मैं इसकी जगह लिख देता C2H4Cl2 और मैं पूछता कि साहब क्या ये GI देगा, तो आप कैसे देगा? क्योंकि अब दिमाग लगाओ, इसमें DU 0 आ रहा है। नो सर। DU 0 आ रहा है। हाँ सर। और DU 0 वाले में RR एक्सिस बन ही नहीं सकती, क्योंकि RR एक्सिस बनने के लिए तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग होनी चाहिए, और वो दोनों इसमें नहीं है। इसका मतलब ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा। अब आप सोचिए पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, हटा दो इसको,
यस सर। अब देखो पेपर में क्वेश्चन बहुत ही इजी आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर लिखेगा is geometrical isomer of A, B, C and D। पहला। दूसरा। तीसरा। अब आप चेक करके देखो, आपके क्वेश्चन का डिजाइन आपके सामने आ गया। अब आप चेक करके देखो, एग्जामिनर पूछा है कि इस दिए गए कंपाउंड का जीआई कौन है। तो आप सबसे पहले तो चेक करके देखो ये जीआई के लायक है भी कि नहीं। सबसे पहले तो शर्तें चेक करो इसकी। तो देखो चेक करके देखो, इसके पास आरआर एक्सिस है, एक ही कार्बन पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखे तो ये बॉन्ड लाइन है, इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। देखो इस स्ट्रक्चर को हमने ऐसा दिखाया नाव जैसे। तो अब सोचो क्या ये कंपाउंड जो मैंने दिखाया क्या वो जीआई दिखाएगा, यस और नो। पहले तो ये चेक करो। तो आप कहोगे यस, क्योंकि आरआर एक्सिस भी और एक ही कार्बन पे तो डिफरेंट है। लेकिन ये कौन सा रूप है, ये सिस और ट्रांस में से कौन सा रूप है? सिस। तो सोचो अगर एग्जामिनर ने आपको सिस दे दिया तो फिर इसका जोड़ीदार कौन होगा, इसका आइसोमर कौन होगा? ट्रांस होगा। ट्रांस। पहला पॉइंट तो ट्रांस। तो सोचो ट्रांस में ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, लेकिन ये ट्रांस नहीं है। और दूसरी बात चेक करके देखो, इसका एमएफ अलग है, जबकि हमें पता है जीआई के एमएफ और डीयू सब सेम होते हैं। तो सोचो क्या पहला आंसर होगा क्या? नो सर। नहीं। नो सर। होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा क्या? यस सर। यस सर। सी वाला ये रहा देखो स्ट्रक्चर। नो सर। ये आपका CS3, ये आपका CS3 और ये H और H। देखो इस समय ये दोनों एक दूसरे के हो गए, तो हमारा आंसर हो गया सी। और ये नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें Cl आ रहा है, तो ये आंसर कैसे? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि कौन इसमें से इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, which are eligible for GI। इसने क्वेश्चन किया है कौन कौन से यौगिक GI के लिए अब देखो नंबर 1 एग्जामिनर आपको दे रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर 2 दे रहा है आपको CH3CH CH3। नंबर 3 आपको दे रहा है CH3CH2CH CH3। नंबर 4 आपको दे रहा है Cl CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl। और नंबर 5 आपको दे रहा है Cl डबल बॉन्ड CH2। अब आप चेक करो इनमें से कौन कौन से कंपाउंड जीआई के लिए। तो ऐसे में आपको शर्तें आनी जरूरी है। वो 2 शर्तें जो भी पूरा कर दे समझ जाना वो आंसर यस है और बाकी नो है। सर फोर्थ वन। सबसे पहले चेक करना शुरू करो, आपकी 2 शर्तें कौन सी दिमाग में लिया। पहली शर्त, कंपाउंड के पास आरआर एक्सिस होनी चाहिए। तो सोचो क्या इसके पास आरआर एक्सिस है? यस सर है। आरआर एक्सिस हो गई। दूसरी बात, एक ही कार्बन पे 2 सेम नहीं होने चाहिए। देखो इस वाले पे 2 एक जैसे आ गए H एंड H, इसका मतलब ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब देखो वापस से 2 शर्तें चेक करो। सबसे पहले आरआर एक्सिस, ये आरआर एक्सिस। अब आप चेक करो इस कार्बन पर एक H है और एक CH3। इस वाले पे भी एक H है एक CH3, इस
इसका मतलब एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं है, एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं है, इसका मतलब राइट है। अब आ जाओ नंबर तीसरा। नंबर तीसरे को देखें तो फिर दो शर्तें, ये दो शर्तें ही पक्की करनी है। नंबर 1 सबसे पहले आर एक्सिस वेरी। अब आप चेक करके देखो, इस सी पर एक H है एक CH3, देखो दोनों सेम नहीं है। ऐसे इसको चेक करें तो इसमें भी एक H है और एक CH3 CH2, तो हमारी शर्त है कि एक ही कार्बन पर दो एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए GH देगा। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4। फोर्थ एग्जांपल में फिर देखो आपकी कार्बन कार्बन के बीच में आर एक्सिस, पहली शर्त पूरी। फिर चेक करो एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए, देखो एक H एक Cl है, दोनों सेम नहीं है। इधर भी चेक करके देखो एक H और एक Cl है, इसका मतलब ये भी Gi प्रदर्शित करेगा। अब आप चेक करके देखो ये पांचवा, यस बोले कि नो बोले? नो सर, नो नो सर। रिपीट करो। सबसे पहली शर्त आर एक्सिस तो है, लेकिन इतना कहने से आंसर नहीं बनेगा, कि दूसरी शर्त भी चेक करनी है। अब आप चेक करो एक ही कार्बन पे दोनों सेम आ गए, तो एक ही कार्बन पे जैसे ही कोई रिपीट हो मना कर दो। सर क्लियर हो गया? सर, लेकिन सेम आता है तो हम सीज बोलते हैं ना बेटा, सेम दूसरे कार्बन पे होना चाहिए, एक ही कार्बन पे दो सेम होंगे तो आप सोच के देखो, अगर मैं इसको अल्टा पल्टी करूंगा तो फिर ऊपर भी Cl और नीचे भी Cl, तो बदलाव कहाँ है? अंतरिक्ष विन्यास तो बदला ही नहीं। ओके सर। अंतरिक्ष विन्यास बदलने के लिए दोनों को अलग होना चाहिए। आगे नंबर, अब जैसे आपने मान लो कोई भी एग्जांपल लिखो यस किया है, तो कोई भी एग्जांपल पिक कर लो, जैसे मैंने ये पिक कर दिया मान लो, तो अगर मैं इस एग्जांपल को दर्शाऊं, तो अब देखो इस एग्जांपल को जैसे आपने यस किया है, इसको उठा के बाहर ले आओ, इसको उठा के बाहर लाए तो देखो ये आपके सामने। अब देखो इस वाले एग्जांपल को तीसरे को बाहर निकाल के लिया, देखो ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा C के पास H, ये रहा C के पास CH3, ये रहा C के पास H, ये रहा CH2 CH3। अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैंने अंतरिक्ष में खोल दिया। अब खोलने पर देखो ये भी आर एक्सिस, एक ही कार्बन पे दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। अब ये सिस है कि ट्रांस है, ये देखने के लिए चेक करो इस कार्बन का सेम, इस कार्बन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है? सेम साइज तरफ है, सी चाहिए, स्पेस है ये। बिल्कुल। और अब क्या करें, इसको फिक्स करके इसको घुमा दो, या इसको फिक्स करके इसको घुमा दो, तो देखो आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए अब की बार मैंने क्या किया, इसको तो रखा फिक्स और इसको घुमा दिया, तो ये तो रखा मैंने फिक्स और इसको घुमा दिया, तो यहाँ H आ गया, यहाँ CH2 CH3। तो चेक करके देखो अब की बार इस आर एक्सिस पर दोनों सिमिलर एक ही तरफ है कि ऑपोजिट है? अपोजिट है, ट्रांस है ये, ट्रांस। अब आपकी डेफिनेशन सेट हो गई, ये दोनों के दोनों कंपाउंड का IUPAC सेम, इसका भी नाम है 220, इसका भी नाम है 220, दोनों का DU सेम, दोनों का MF सेम, लेकिन दोनों का अंतरिक्ष में व्यवस्था, परमाणुओं की परस्पर व्यवस्था या अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, इसीलिए ये दोनों आज के बाद एक दूसरे के GI कहलाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस सर। इसको तैयारी करके कल हम इस पे डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपन। ओके सर। ओके सर। सर कल तो डाउट क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो डाउट क्लास में ले लेंगे बेटा। यस सर। उसके बाद जो टाइम मिलेगा फिर अपन बाकी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। कोई लेफ्ट मत होना, कोई लेफ्ट मत होना, थोड़ा तो वेट करो सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग टू सब हो ना कि लेफ्ट कर दिए? है सर। 69 से 52 कैसे हो गया एक सेकंड में? मौका परस्त। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा बस कुछ अनाउंस करने के लिए आया था। जो आपका पहले डिक्लेयर हुआ था कि संडे को आपका टेस्ट रहेगा, राइट?
Yes. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल रीजन की वजह से ये संडे आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। ये संडे टेस्ट ना होके उसका डेट जो है वो 6 दिसंबर, यानी कि नेक्स्ट संडे जो आ रहा है उस संडे को आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है? ओके सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. हेलो, समझ में आया सबको? तो Yes, नेक्स्ट sir. टेस्ट हमारा कब होगा? 6 दिसंबर, यानी कि नेक्स्ट संडे को होगा, राइट? तो ये संडे को Yes, नहीं sir. होगा मतलब। निशान सर बच्चे और एक चीज है, आज फिजिक्स क्लास कब था आपका? 6 o'clock था। हाँ 7 o'clock। तो एक्चुअली सर को कुछ काम था, सो आपका आज का जो फिजिक्स क्लास होगा सर कितने बजे होगा? 7 o'clock। हाँ 7 o'clock। 7 o'clock का होगा, ठीक है। 7 to आपका जो 8:15 रहता है, 8:30 रहता है, वो होगा। तो अभी कोई क्लासेस नहीं होगा, डायरेक्ट 7 o'clock का आपका फिजिक्स क्लास रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो आप किस आंसर है? हाँ मैं ईशान सर, पूछिए कौन सर पूछ रहा है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है कि अरे मैं बाहर हूँ बेटा, बस अनाउंस करने के लिए थोड़ा आया था, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, ड्राइव कर रहा था इसलिए, ठीक है। ओके सर। बाकी बातें मैं कल करूंगा, कल क्लास में आ जाऊंगा मैं एक बार, ताकि मैं कल सब डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आज एक्चुअली बाहर हूँ, बस ये अनाउंस करने के लिए आया था। बाकी कल मैं क्लास में आऊंगा, सबसे बात कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके sir. सर। बाय बाय। ओके सर, बाय बाय सर। 7 o'clock. टेस्ट नहीं होगा टेस्ट नहीं होगा इस बार, तो कैंसिल हो हाँ गया। तो कल हाँ। छुट्टी। हाँ छुट्टी।